कोरोना की सेकेंड वेव में केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। 3 लाख से ज़्यादा केसेस डेली आ रहे हैं इंडिया में और ये ग्राफ तेज़ी से बढ़ता जा रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। कोई नहीं जानता ये कब और किस तरह से रुकेगा। अब ऐसे में हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी होती जा रही है और सभी लोग चाहते हैं कि उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि किसको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है, हु नीड्स हॉस्पिटलाइजेशन, ये हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, हमेशा की तरह इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इस वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अब एक न्यूज़ है आपके लिए, ये गुड न्यूज़ है। गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है 18 ईयर से ऊपर वाले जो लोग हैं, 18 प्लस जो हैं, उन सभी के लिए वैक्सीनेशन 1 मई से स्टार्ट कर दिया गया है, 1 मई से। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप 28 अप्रैल से। ये कोविन ऐप पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपको इस कोविन ऐप पर किस तरह से अप्लाई करना है, अगर आपको ये नहीं पता है तो इसके लिए भी आप मेरा एक लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था इससे रिलेटेड। ये है आपका लेक्चर, कोरोना वैक्सीनेशन जनरल पब्लिक के लिए किस तरह से है, ये आप लेक्चर देख सकते हैं किस तरह से आप इसमें रजिस्टर करेंगे और अप्लाई करेंगे वैक्सीनेशन के लिए। इसके अलावा मेरे कई सारे वीडियोज़ यहाँ पर अपलोडेड हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है हमारी न्यूज़। बेसिकली गवर्नमेंट ने बेड्स काफ़ी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। स्टिल इंडिया में जो हॉस्पिटल्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बेड की कमी होती जा रही है। अब यहाँ पर आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको हॉस्पिटलाइज होना है, आप घर पर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 85% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो घर पर ट्रीटमेंट से सही हुए हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट्स का कहना है, मैं नहीं बोल रही हूँ। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। COVID positive patients should take good nutrition, lots of fluid and yoga, pranayam, must track their fever and oxygen level। जो कोविड पेशेंट्स हैं, जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, वो उन्हें क्या करना है, गुड न्यूट्रिशन लेना है, हेल्दी डाइट लेनी है, ठीक है। आपको आंवला लेना है, जैसे विटामिन सी लेना है, ठीक है। इसके अलावा जिंक की टैबलेट्स आप ले सकते हैं, तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। प्लस आपको यहाँ पे योगा प्राणायाम ये करना है जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल कम ना हो, और साथ ही साथ अपना फीवर चेक करते रहना है और ऑक्सीजन लेवल चेक करना है आपको अपना, ठीक है। अगर आप हॉस्पिटलाइज नहीं है, नॉर्मल जो लोग हैं उनको हॉस्पिटलाइज नहीं कर रहे हैं, वो घर से ही अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो घर से आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिए। इसको चेक करने के लिए किस तरह से करना है आपको, फॉर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑक्सीजन लेवल, चेक ऑक्सीजन रीडिंग बिफोर एंड आफ्टर, टेक अ 5 मिनट वॉक। आप जब ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन की रीडिंग लेते हैं, आपके पास एक ऑक्सीमीटर होगा, उस ऑक्सीमीटर पर अगर आप ऑक्सीजन की रीडिंग लेते हैं तो वो कब लेनी है, उससे मतलब आपको 6 मिनट की वॉक करनी है। उस वॉक से पहले और उस वॉक के बाद आपको रीडिंग लेनी है, ठीक है। अगर ये रीडिंग नॉर्मल आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हॉस्पिटलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा टेस्ट आपको करना है दिन में 2 से 3 बार, ओके। अब इफ़ दीज रीडिंग्स आर नॉर्मल देन देयर इज़ नो नीड फॉर हॉस्पिटल एडमिशन, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये है, देखिए ये है ऑक्सीमीटर जिसके बारे में मैंने बताया था। तो इस तरह से आप अपने राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, जो जिसका जिस तरह से चलता है, जैसे कि किसी का राइट हैंड ज़्यादा चलता है तो अपने राइट हैंड की ये वाली फिंगर में आप लगाएंगे, और लेफ्ट हैंड अगर आपका ज़्यादा चलता है तो लेफ्ट हैंड की फिंगर में आप लगा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीमीटर पर आपको रीडिंग लेनी है। अगर ये नॉर्मल आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब किसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, तो हॉस्पिटलाइज होना होगा उन लोगों को जिनका बेसलाइन सैचुरेशन ऑक्सीमीटर में बिलो 94% आ रहा है। देखिए ये ऑक्सीमीटर है, इसमें जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल होता है SpO2, ये है SpO2, ठीक है। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, ऑक्सीजन परसेंटेज जो O2 का है वो कितना होता है, सैचुरेशन परसेंटेज 94 से 100 तक होता है। इसका मतलब ये है कि हमें बॉडी में 100% ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, कितनी हमें मिल रही है, कितनी हमारी है। एक्चुअली हमें 100% की ज़रूरत है, बॉडी में जितनी ज़रूरत है वो 100% हो गया। उसमें से कितना सैचुरेशन लेवल है, 94 है, 93 है, 92 है, दैट इज़ SpO2, ठीक है। ये बताता है आपका SpO2। तो ये होना चाहिए 94% से ज़्यादा, ठीक है। अगर ये कम है 94% से तो फिर हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, या फिर
4% और मोर फ्लक्चुएशन होता है इन ऑक्सीजन लेवल बिफोर एंड आफ्टर 6 मिनट वॉकिंग। आप जो 6 मिनट की वॉक कर रहे हैं ना, उससे पहले और उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं, आप टेस्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है, ऑक्सीमीटर से अपना टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर इसमें 4% से ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है, 4% से ज़्यादा, जैसे कि आपने पहले लिया तो आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल आपका बता रहा था, मान लीजिए 92% बता रहा था, ठीक है, और बाद में आपने देख लिया तो 96% बता रहा है, तो 4 और 4 से ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, या आपका बाद में कम बताने लगा। तो इस तरह से एक एग्जांपल लिया है मैंने। तो फ्लक्चुएशन लेवल अगर आपका 4% फ्लक्चुएशन लेवल है या उससे ज़्यादा है तो फिर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। 94% में ऐसा नहीं है कि 94% से कम हो गया तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, हॉस्पिटलाइजेशन होना होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये डॉक्टर्स ने बोला है कि व्हेन द ऑक्सीजन लेवल इज़ बिलो 94%, जब आपका 94% से कम हो जाता है, वन शुड लाई फेस डाउन ऑन देयर बेली टू इम्प्रूव द ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, ठीक है। आपको इस तरह से आपका फेस डाउन करना है तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। अगर आप हेल्दी हैं तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है 93-94 के बीच में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं ये ऑक्सीमीटर जो है वो किस तरह से वर्क करता है। ऑक्सीमीटर में देखिए 3 चीज़ें होती हैं। ये PI%, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। ये आपका हार्ट बीट पर मिनट बता रहा है, ठीक है, पर मिनट आपकी जो हार्ट बीट है वो बता रहा है। और ये SpO2 क्या बता रहा है, सैचुरेशन ब्लड में जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल है वो बता रहा है, ठीक है, उसका %। तो यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये कितना होना चाहिए आपकी बॉडी में, 94 to 100 होना चाहिए, ठीक है। तो 94 से कम है तो दिक्कत वाली बात है, 94 से ऊपर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये 60 to 100 होता है जो आपका हार्ट बीट है वो, ठीक है। तो ये इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे जो कोरोना पेशेंट है उनके लिए SpO2 की प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब ये बेसिकली डिटेक्ट कैसे करता है, आपने देखा होगा कि इसके बीच में आपका हाथ चला जाता है, आपकी उंगली चली जाती है, बेसिकली आपकी उंगली यहाँ पे रखी जाती है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक नीचे एक फोटो डिटेक्टर लगा होता है और ये जो लाइट है रेज भेजी जाती हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से भी भेज सकते हैं, इसके ऊपर वाले पार्ट से और इसके नीचे वाले पार्ट से, ठीक है, कहीं से भी। तो देखिए ये वाला एक डायग्राम देखते हैं हम। तो इसमें क्या किया जा रहा है, ऊपर वाले पार्ट से रेज भेजी जा रही हैं, ठीक है, और नीचे वाला में क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली इसी वाले पार्ट से भेजकर यहीं पे डिटेक्ट कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फोटो डिटेक्टर लगा हुआ और यहाँ पे लाइट जो रेज भेजनी है वो लगी हुई है, ठीक है। ये आपकी फिंगर है, ये आपके दिख रहे हैं आपको ब्लड वेसल्स, ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। तो ये जो लाइट्स हैं, जो रेज हैं, वो इनसे जाके टकरा रही हैं और वापस आ रही हैं, यहाँ पे ये डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी किस तरह से डिटेक्ट कर रहा है ये जानना है। देखिए हमारी जो फिंगर है इसमें हमारा क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन है, ये आपको जो रेड रेड दिखाई दे रहा है ये हीमोग्लोबिन है। और ये क्या इनके अंदर क्या है, ऑक्सीजन भरी हुई है। तो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जो है जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई है ये है आपकी। तो अब जब आप यहाँ से लाइट रेज भेजेंगे तो ये क्या करेंगे, इस पाथ में आपको ये दिख रहा है हीमोग्लोबिन दिख रहा है जिसमें क्या है, ऑक्सीजन भरी हुई है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें ऑक्सीजन नहीं है, तो जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड जो हैं वो इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको कम दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे कम एब्जॉर्प्शन है, यहाँ पे आपको ये ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड जो आपका हीमोग्लोबिन है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा। ये सिंपल उसी तरह की बात है कि मैं कहीं जा रही हूँ तो रास्ते में मुझे ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं, तो मैं क्या है, ज़्यादा अड़ंगे आ रहे हैं मेरे सामने तो मैं धीरे धीरे जा पाऊँगी, और कम आ रहे हैं बिल्कुल सीधा सीधा पाथ है, कोई दिक्कत नहीं है तो ईजिली चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा रुकावट आ रही है, यहाँ पे ज़्यादा रुकावट आ रही है, यहाँ पे कम रुकावट आ रही है, तो ये यहाँ पे ज़्यादा रेज इसको मिल रही हैं, ठीक है, मतलब कि लेस एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मोर एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है वो मिल रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, ठीक है। ऐसे हीमोग्लोबिन मतलब कि ये आपका क्या है, लाइट बीम को जाने से रोक रहे हैं, ठीक है। तो इस पर्सन के पास ज़्यादा ऑक्सीजन है, इस पर्सन के पास कम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो ये परसेंटेज है इस पर्सन का क्या है, ज़्यादा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, और इस पर्सन का ऑक्सीजन परसेंटेज लेवल कम है, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है इसका काम। ये क्या करता है, ऑक्सीजन बता देता है कि इस पर्सन के पास कितनी ऑक्सीजन है, ओके, समझ आ गया। अब बात करते हैं कि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों है भाई, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों है और किसको है, ठीक
ठीक है। तो हु रिक्वायर्ड ऑक्सीजन एंड वाई रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। अब बेसिकली कोरोना में क्या हो रहा है, हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है बॉडी में। देखिए हमारे सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ये इसको मैं अभी आपको बताऊंगी। सेल मेम्ब्रेन में से ही हमारी ऑक्सीजन जाती है। जब कोरोना हो जाता है तो ये सेल मेम्ब्रेन फूल जाता है, ठीक है। और इसी वजह से इसको सभी चीज़ों को, जैसे ऑक्सीजन है, फूड है, इन सभी को जाने में इसमें से टाइम लगता है, ठीक है। क्योंकि ये फूल जाते हैं तो होल तो उतने छोटे छोटे हैं तो ऑक्सीजन इजीली वहाँ से पास नहीं कर पाती, इसीलिए हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो वाई वी नीड ऑक्सीजन, ये तो समझ आ गया। इफ़ अ पेशेंट डज नॉट हैव एनी अदर सिम्टम्स देन फीवर देन ओनली पैरासीटामोल इज रिक्वायर्ड, ऐसा डॉक्टर्स ने बोला है। कि ये जो डॉक्टर है मैं आपको बता देती हूँ, एम्स के डॉक्टर हैं, ठीक है। इन्होंने बोला है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ फीवर ही है, तो आपको सिर्फ पैरासीटामोल लेने की जरूरत है और कुछ नहीं। बाकी एक्सरसाइज वगैरह करिए, हेल्दी फूड खाइए, ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद बात करते हैं इन डॉक्टर्स ने क्या क्या और बोला है इन डॉक्टर ने। तो इन्होंने बोला है मोर देन 85% ऑफ कोविड पेशेंट्स विल रिकवर विदाउट एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ठीक है, ये रिकवर हो रहे हैं। ऑक्सीजन इज अ ट्रीटमेंट, इट इज़ लाइक अ ड्रग, डू नॉट यूज़ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कोरोना में, जिसको भी कोरोना वो सोच रहा है कि भाई ऑक्सीजन की कमी हो गई और ऑक्सीजन सिलेंडर लेके अपने अपने घरों में रख ले रहे हैं और खुद ही डॉक्टर बन जा रहे हैं, खुद ही खुद को ऑक्सीजन दे दे रहे हैं। अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको खुद से अपना इलाज नहीं करना है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको ऑक्सीजन अननेसेसरली आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन, इससे आप क्या कर रहे हैं, आप एक तो खुद का नुकसान भी कर रहे हैं, अननेसेसरली खुद को ऑक्सीजन दे रहे हैं और पैनिक हो रहे हैं। ये भी एक बड़ी दिक्कत आ रही है कि कोरोना से कुछ लोग मर रहे हैं। बट यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट ये भी आ रहा है इसमें कोरोना के साथ कि भाई वो कम मार रहा है लोगों को, पर लोग डर के ज़्यादा मर जा रहे हैं, ठीक है। तो जो हेल्दी लोग हैं उनको विथ ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जिनका है 93 to 94% है, तो उनको कोई ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं है अननेसेसरली, ठीक है। उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल ठीक है, उनको ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं है बाहर से, ठीक है। तो किन को ज़रूरत है, जिनका ऑक्सीजन लेवल 94 से कम आ रहा है, अगर वो हेल्दी हैं तो भी नहीं है, बाकी इससे और कम हो जा रहा है तो ऑब्वियस है कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो उसके लिए हॉस्पिटलाइज होना है, डॉक्टर बताएंगे कि कितनी ऑक्सीजन चाहिए कितनी नहीं, ठीक है। कितनी चाहिए कितनी नहीं, इसके लिए मैंने एक और वीडियो भी बनाया था, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक टेक्नोलॉजी थी जो आपको मैंने बताया था, DRDO ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है एक, तो वो आपको बताएगा, आप खुद से उसको सेट कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा कि कितनी ऑक्सीजन इस पर्सन को चाहिए, उतनी ऑक्सीजन वो डिलीवर कर देगा, ठीक है। बट ये टेक्नोलॉजी अगर आप तक पहुँच रही है तो ही आप इसका यूज़ करें, बाकी अदरवाइज आप खुद को ऑक्सीजन ना दें, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये हो गई बात इससे रिलेटेड। अब एक और बात मैं बता देती हूँ कि ऑक्सीजन की इतनी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन के लिए गवर्नमेंट पूरी तरह से काम कर रही है। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये निर्देश दिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि आप गिड़गिड़ाइए, उधार लीजिए, चुराइए, कैसे भी लेके ऑक्सीजन लेके आइए, लेकिन आपको ऑक्सीजन लेके आना है। हम मरीजों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जो कंपनीज हैं वो वेट कर लेंगी, लेकिन जो मरीज हैं वो वेट नहीं करेंगे। तो आप किसी भी तरह से ऑक्सीजन लेकर आइए, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। कुछ ही दिनों में ऑक्सीजन की जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि हाउ कोरोना स्प्रेड, कोरोना किस तरह से स्प्रेड होता है। तो देखिए ये तो आप जानते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि कोरोना आपकी बॉडी में किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे कोरोना किस तरह से स्प्रेड होता है ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि इलनेस कॉज्ड बाय कोरोना वायरस स्टार्ट्स फ्रॉम ड्रॉपलेट्स, ठीक है। कोई भी पर्सन जो कोरोना से इन्फेक्टेड है वो पर्सन कफ, स्नीज या ब्रीथ के थ्रू ड्रॉपलेट्स गिरा देता है। अब ये ड्रॉपलेट्स जो हैं वो दूसरे पर्सन की बॉडी में फ्रॉम देयर नोज, इस तरह से नोज, आइज, माउथ, इनसे क्या हो जाता है, ये ड्रॉपलेट्स हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ड्रॉपलेट्स कुड बी इन एयर ऑन द सरफेस दैट यू टच बिफोर टचिंग योर आईज, नोज और माउथ, ठीक है। तो इसके थ्रू हमारी नोज के थ्रू, थ्रोट, यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। दैट गिव्स अ पैसेज टू, ये जो मेम्ब्रेन का पैसेज देता है इन योर थ्रोट, ठीक है। तो आपकी थ्रोट के थ्रू अंदर चले जाते हैं जब भी कोई पर्सन ये ड्रॉपलेट्स गिराता है। अब एक और रिसेंट स्टडी में पता चला है, साइंटिस्ट ने ऐसा बोला है कि सिर्फ ये ड्रॉपलेट्स से ही कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है, इवन एयर में
जो एरोजोल्स हैं छोटे छोटे कण होते हैं, ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो ड्रॉपलेट्स के साथ क्या होता है कि जैसे ये खांसते छींकते तो एयर में जाते हैं और थोड़ी देर बाद ये काफ़ी भारी होते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं, तो सरफेस पर आ जाते हैं और सरफेस को हम टच करते हैं तो हमें उसकी वजह से ये वायरस हमारे अंदर भी चला जाता है, ठीक है। अब जो एरोजोल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये काफ़ी टाइम तक एयर में सर्वाइव कर लेते हैं, यहाँ पर बने रहते हैं एयर में। और इस वजह से क्या है कि जो लोग एयर में वापस उसी जगह, जैसे मान लीजिए किसी इस पर्सन ने यहाँ पे छींका और कोई दूसरा पर्सन इसी जगह पे चला गया, ठीक है। अब ये एयर में है तो ये आसानी से चले जाएंगे। इवन ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हमारे जो नॉर्मल कपड़े वाला मास्क है ना उससे भी अंदर चले जाते हैं। बट इसीलिए ऐसा भी बोला गया है, इन साइंटिस्ट ने बोला है कि आप इस मास्क को यूज़ ना करें। ये स्टडी है जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किया। हालांकि ये इसमें ऐसा भी बोला गया है कि अगर ये जो एरोजोल्स हैं उनका हम प्रूव नहीं दे सकते हैं, तो ये भी प्रूव हमारे पास नहीं है कि एरोजोल से नहीं फैल रहा है, मतलब कि एयर से नहीं फैल रहा है कोरोना, ठीक है। ये रिसेंट स्टडी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू कोरोना फैल रहा है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। फिर उसके बाद आपकी बॉडी में अंदर चला गया तो विदिन 2 to 14 days योर इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्ड सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम्स हो जाते हैं, जैसे कि फीवर है, कफ है, ब्रीथ कम आ रही है आपको, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, बॉडी एक, इसके बाद आपको हेड एक हो रहा है, इवन बैक पेन हो रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है, लेस ऑफ टेस्ट आ रहा है, लेस ऑफ स्मेल, ये काफ़ी सारे इसमें इसके सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं विदिन 2 days। 2 से स्टार्ट हो जाते हैं, किसी को 6-7 दिन में, 14 दिन में, इस तरह से 14 days तक इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। ये तो बात हो गई बाहर की, जो आप लास्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक 1 साल हो गया पढ़ते पढ़ते। अब बात करते हैं कि अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है, किसी को भी कोरोना हो जाता है, तो उसकी बॉडी में ये किस तरह से वर्क करता है कोरोना। तो अब वायरस इन्फेक्ट्स योर बॉडी बाय एंटरिंग हेल्दी सेल्स। अब देखिए क्या करता है, ये आपके सेल्स के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है। देयर द इन्वेडर मेक्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ एंड मल्टीप्लाइज थ्रू आउट योर बॉडी। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे कोरोना क्या हुआ, हमारे थ्रोट के अंदर हमारे अंदर आ गया, ये है कोरोना वायरस और इसके में ये है स्पाइक प्रोटीन। देखिए आप देख रहे हैं ये जो क्या है, ये स्पाइक प्रोटीन है, ओके। अब यहाँ पे जो कोरोना फैल रहा है ना, वो उसमें डेंजरस सबसे बड़ा पार्ट जो है ना वो स्पाइक प्रोटीन्स ही है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो आपको दिख रही है ना, ये इसका कुछ दिक्कत नहीं है, ये स्पाइक प्रोटीन्स ना होना तो कोरोना फैलेगा ही नहीं। अब क्या होता है, जैसे ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हमारे लगे हुए हैं ACE2, ठीक है, ये है एडेप्टर्स, ये क्या है, एडेप्टर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन हमारे अंदर आया तो ये इससे जाके चिपक जाते हैं, ये मतलब ये जो कोरोना वायरस है ये इससे जाके चिपक जाता है और चिपक जाता है, उसके बाद हमारे अंदर आ जाता है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला गया। और ये है इसका RNA। जैसे हमारी बॉडी में DNA होता है ना, हमारी बॉडी जो DNA से मिलकर बनी होती है, उसी तरह से होता है RNA, इसमें एक ही होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये 2 हैं, यहाँ पे एक ही होता है, और यही किस में है, ये जो आपका कोरोना वायरस है उसमें, ठीक है। तो अब ये हमारी बॉडी के अंदर चला गया, उसके बाद ये इसको यहाँ पे रिलीज कर देता है, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन से ये जो आपके थे ये इसको अंदर लेके आ गए, ठीक है, और अंदर जब हमारे ये कोरोना आ गया तो इस तरह से फैल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आप वायरस इन्फेक्ट्स योर बॉडी बाय एंटरिंग हेल्दी सेल्स, तो सेल्स के थ्रू हमारे अंदर आ गया। यहाँ पे क्या होता है, इन्वेडर मेक्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ एंड मल्टीप्लाई थ्रू आउट योर बॉडी। अब क्या हुआ, कोरोना अंदर आ गया, इसके थ्रू अंदर आ गया। अब अंदर आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो इन्वेडर होता है वो क्या करता है, ये खुद की कॉपी बनाता है। एक कोरोना वायरस आपके अंदर आया, ठीक है, एक ही आया सिर्फ, लेकिन अब यहाँ पे मल्टीपल कोरोना वायरस बनते जाते हैं, यहाँ पे कॉपीज बनती जाती हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं, 1 से 2, 4, 6, 8, जैसे प्रिंटर से आप कॉपी निकालते हैं ना, सेम इसी तरह से ये बढ़ता जाता है और काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। द न्यू कोरोना वायरस लेचेस इट्स स्पाइकी सरफेस प्रोटीन्स, जो मैंने आपको बताया ये हैं आपके स्पाइकी प्रोटीन्स, टू रिसेप्टर्स ऑन हेल्दी सेल्स, ये रिसेप्टर्स पे जाके चिपक जाते हैं, ये जो आपके रिसेप्टर्स हैं इन पे जाके चिपक जाते हैं, एंड स्पेशली दो जो लंग्स, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो आपके रिसेप्टर्स हैं उन पे जाके चिपक गए और उसके बाद अंदर चले गए। स्पेशली द वायरल प्रोटीन्स बर्स्ट इनटू सेल्स थ्रू ACE2 रिसेप्टर्स, ठीक है, ये जो ACE2 रिसेप्टर्स हैं ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ACE2 रिसेप्टर्स, इनसे जाके चिपक गए और अंदर चले गए आपकी बॉडी के, ठीक है। कोरोना वायरस हाईजैक्स हेल्दी सेल्स एंड टेक कमांड एंड इट
किल्स सम ऑफ द हेल्दी सेल्स। उसके बाद क्या करता है, ये हमारे सेल्स को मारने लग जाता है। तो ये है बेसिकली कोरोना वायरस का वर्क। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ, देखिए ये है हमारा सेल, ठीक है, ह्यूमन सेल है, ये रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स क्या कर रहे हैं, इस पे जाके मतलब ये जो कोरोना वायरस है ये रिसेप्टर पे जाके चिपक गया और अब इसके अंदर आ गया और हमारी बॉडी में इसकी खुद की कॉपी बनाता जा रहा है और कॉपी बनाता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये है एंटीबॉडीज़। अब ये एंटीबॉडीज़ किस तरह से वर्क करती है, हम बात करते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, एंटीबॉडीज़ का किस तरह से वर्क होता है, ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी में होती हैं, जो ये स्पाइक प्रोटीन है ना, इससे जाके चिपक जाती हैं। अब ये स्पाइक प्रोटीन के थ्रू ही, इस रिसेप्टर के थ्रू हमारे सेल में जा रहा था, हमारी बॉडी के अंदर घुस जा रहा था और वहाँ पे जाके ये इस तरह से फैल जा रहा था, खुद को मल्टीप्लाई करता जा रहा था। तो ये इसी पे अगर जाके चिपक गई, इसी को इन्होंने बंद कर दिया, तो फिर ये किससे चिपकेगा, इसके पास कुछ होगा ही नहीं जिससे चिपके और ये जाके इस लड़े। तो ये स्पाइक प्रोटीन्स पे जाके जितनी एंटीबॉडीज़ होंगी वो इस पे जाके चिपक जाएंगी, इसको बंद कर देंगी और बंद करने के बाद ये हमारे बॉडी में अंदर नहीं जा पाएगा, मतलब कि हमारे जो सेल है उसमें अंदर नहीं जा पाएगा और फिर ये कोई हमें नुकसान पहुंचा ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेन काम तो इन्हीं का कर रहे हैं, ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब ये होता है एंटीबॉडीज़ का वर्क। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में एंटीबॉडी किस तरह से वर्क करती हैं। तो हमारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम होता है, हमारी बॉडी डिफेंस करती है अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, आवर इम्यून सिस्टम हैज सेवरल टूल्स टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। हमारी बॉडी में काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करते हैं, लड़ते हैं। ठीक है, ओके, जैसे कि हमारा जो ब्लड होता है वो कंटेन करता है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। इसमें से जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, कहाँ लेके जाते हैं, टिश्यूज़ तक लेके जाते हैं और सेल्स तक लेके जाते हैं, ऑर्गन्स तक लेके जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को टिश्यूज़ और ऑर्गन्स तक लेके जाते हैं रेड ब्लड सेल्स। और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं या जो इम्यून सेल्स होते हैं वो फाइट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी में नॉर्मल खाना जा रहा है, पानी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जा रहा है, बॉडी को पता है कि भाई जो है वो हमारा ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम पड़े रहते हैं आराम से, हमारी बॉडी आराम से आलसी पने में पड़ी रहती है। ठीक है, लेकिन इसको जैसे ही पता चलता है कि कोई नया पर्सन आ रहा है, जैसे हमारे में इंडियन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता चला पाकिस्तान वाले लोग आ रहे हैं यार हमारे यहाँ तो। ठीक है, अब इसको पता चला कि भाई ये तो पाकिस्तानी है, ये तो दूसरा आ रहा है, अब इससे तो लड़ना है यार अपन को, ये तो कोई और आ गया। तो अब जैसे ही ये कोई और आता है ना हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी अलर्ट हो जाती है, इसके कान नाक सब खुल जाते हैं और ये क्या करती है, मारो, इसको मारो, तो ये इसको मारना स्टार्ट कर देती है। तो बेसिकली यही होता है हमारी बॉडी का वर्क। तो क्या करती है, मारना स्टार्ट करती है, हमारी जो एंटीबॉडी है वो इनसे जाके स्पाइक प्रोटीन से जाके चिपक जाती है। ठीक है, इस तरह से इसको मार देती है, ख़त्म कर देती है। इसीलिए हमारा जो एंटीबॉडी है, मतलब कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसको मार लेगा आराम से। लेकिन जो कोरोना वायरस ना वो क्या कर रहा है, वो तो धड़ाधड़ कॉपी बनाया जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हमारी बॉडी जो एंटीबॉडी है वो अगर कम है तो इनसे लड़ नहीं पाएंगी, ये धड़ाधड़ बन रहे हैं, ये कम होती जा रही हैं। तो अब क्या करें, इसी के लिए हम बनाते हैं वैक्सीन। अब वैक्सीन क्या वर्क करती है वो बताएंगे अभी। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे होते हैं टी सेल और बी सेल, रेड ब्लड सेल, इसके बाद हमने बता दिया वाइट ब्लड सेल्स, और हम बताते हैं आपको टी सेल और बी सेल। ये क्या होते हैं, ये सेव करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट इन्फेक्शन। अब एंटीबॉडी जो थी हमारी बॉडी की वो इससे लड़ी, ठीक है, इससे जाके लड़ी। अब यहाँ पे जो टी सेल और बी सेल होते हैं ना, वो याद रखते हैं कि इन्फॉर्मेशन, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन, इस इन्फेक्शन की इन्फॉर्मेशन, जो भी जिससे भी लड़ी थी ना, इसके बारे में याद रख लेना है। इसके पास 2 हथियार थे, ये ऐसे ऐसे लड़ रहा था, ठीक है, इसकी शक्ल ऐसी थी, ऐसा था। अब जब आएगा ना तब बताएंगे हम इसको। ठीक है, ये एंटीबॉडी ये काम करते हैं, टी सेल और बी सेल। ठीक है, ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो ये एंटीबॉडी बोलते हैं देख टेंशन मत ले, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, अब ये आएगा ना मैं तुझे बताऊंगा, तू इसको मानना। ठीक है, ये काम करती है एंटीबॉडी। अब वैक्सीन किस तरह से काम करती है, एक्चुअली हमने जो वैक्सीन बनाई ना वो क्या किया है, इसी जो कोरोना वायरस है ना उसी का ही, उसको ही मार कूच के इसको इतना वीक करके कि हमें नुकसान ना पहुंचा पाए, इसको हमारी बॉडी में डाल दिया। ठीक है, क्या किया, कोरोना वायरस को ही मार कूच के इतना कर दिया कि हमें कुछ नुकसान ना पहुंचा और हमारी बॉडी में डाल दिया। यही सेम होता है वैक्सीन का काम। ठीक है, किसी भी जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड इतना मार कूच के, इतना उसको वीक करके हमारी बॉडी के अंदर डाल देते हैं कि हमारी बॉडी को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। ठीक है,
अब हमारी बॉडी में जैसे ही वैक्सीन आई, मतलब कि जैसे ही उसी सेम तरह की चीज़ आई, कोरोना वायरस आया, मान लीजिए जो कोरोना वायरस को ही पहुंचा रहे हैं, तो कोरोना वायरस आया तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी जल्दी जल्दी धड़ाधड़ एंटीबॉडी डेवलप होना स्टार्ट हो गई, ठीक है, एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो गई और हमारी एंटीबॉडी उससे लड़ने लग गई, ठीक है, इससे लड़ने लग गई, हमारी बॉडी में काफ़ी सारी एंटीबॉडी बन गई। अब उनको तो नहीं पता ना कि तुमने मार कुछ के भेजा है इसको, ठीक है, उनको तो यही पता है ना कि भाई हमारे पास कोई और आ रहा है, ठीक है, चाइना आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है, मारना है इसको तो, ठीक है, वो तो सेम उसी तरह से लड़ रही है। तो हमें इसीलिए फीवर आता है जब वैक्सीन लगाई जाती है, तो उसके बाद फीवर आता है हल्का सा, वो इसीलिए आता है क्योंकि यहाँ पे ये हमारी अंदर मारधाड़ चल रही है, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, हीट पैदा करती है, जिससे कि थोड़ा बहुत जो इन्फेक्शंस हैं, जो वायरस है, वो खुद ही मर जाए, ठीक है। तो इसी वजह से हीट होती है बॉडी। ओके, अब यहाँ पे जो कोरोना वायरस आया हमारे अंदर, उसके लिए क्या किया, जो हमने डाला है, हमने खुद ही जानबूझ के डाला है, ठीक है, वीक करके डाला है कि नुकसान ना पहुंचा पाए। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगी, एंटीबॉडी क्रिएट करेगी, वो इससे लड़ेंगी, ठीक है। अब एक्चुअल में जब कोरोना वायरस आएगा हमारे पास, ये तो हमने क्या दिया, वैक्सीन दी थी, तो ये तो मरा कुचा था, लेकिन एक्चुअल जब कोरोना वायरस आया तो इन जो हमारी एंटीबॉडी है या टी सेल और बी सेल जो हमने देखा था, ये थे, इनको पता है कि भाई ये आया था पहले भी, यही फिर से आ गया, तो अभी क्या करेंगे, लो मारो। अब तो हमें सब पता है, तो जल्दी जल्दी एंटीबॉडी बनेगी और जल्दी जल्दी ये जो नया वायरस आएगा, जो एक्चुअल वायरस आएगा, उसको मारेंगी, ठीक है। तो कोरोना वायरस दैट कॉजेज कोविड-19 हैज स्पाइक्स ऑफ प्रोटीन ऑन ईच वाइटल पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, जो आपने ऐसे देखा ना, इस तरह के ये बने होते हैं, ये स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, चोंच निकली हुई होती है, इन चोंच पे जाके एंटीबॉडी चिपक जाती है, ठीक है, मार देती है इनको। दिस स्पाइक प्रोटीन्स अलाउ द वायरस टू अटैच टू सेल्स एंड कॉज डिसीज, ठीक है, ये जाके सेल से चिपक जाएं और जाके अंदर अंदर पैदा होते जाएं। तो हमारी एंटीबॉडी क्या करती है, चिपकेगा, तू रुक जा बताती हूँ, तो ऐसे जाके इनसे चिपक जाती हैं, ठीक है, अब चिपक, तो इस तरह से ये नहीं जा पाता, ठीक है। द वैक्सीन रिकॉग्नाइज दीज स्पाइक प्रोटीन्स एज फॉरेन एंड फाइट देम, ये जो वैक्सीन है ये रिकॉग्नाइज करती है कि भाई जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं वो कोई और हैं, हमारे देश के तो है नहीं, इंडियन तो है नहीं, कौन है, पाकिस्तानी है, तो मारो इनको, और मारती हैं। तो इस तरह से हमारी एंटीबॉडी जो बन गई है वैक्सीन के थ्रू, जो हमारे अंदर एंटीबॉडी बनी है, वो कोरोना वायरस को ख़त्म कर देते हैं। तो सेम ये काम होता है वैक्सीन का और एंटीबॉडी बनाना, ठीक है। एंटीबॉडी किस तरह से वर्क करती है वो मैंने बता दिया, सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, एंटीबॉडी कोई भी इन्फेक्शन होगा ना, उसमें इसी तरह से वर्क करेंगे। ओके, तो ये होता है वैक्सीनेशन। अब अभी तक काफ़ी कम लोगों को वैक्सीनेशन लगा है, अगर हम देखें तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन चलाया है, काफ़ी वैक्सीनेशन हो गया है, बट स्टिल काफ़ी कम लोग हैं अभी भी। हमारा अगर पॉपुलेशन को देखें तो उसके हिसाब से बहुत कम लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड हुआ है। अब 1 मई से सबको वैक्सीनेशन मिलेगा, 28 से आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। इसके पहले अभी जो वैक्सीनेशन फेस्टिवल था वो, उसके बारे में भी मैंने लेक्चर बनाया था, पर वैक्सीनेशन फेस्टिवल उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं रहा। उसका रीज़न ये था कि वैक्सीनेशन फेस्टिवल भले ही है, वैक्सीन हमको सबको लगानी है, लेकिन प्रोडक्शन ही उतना हो पा रहा है, तो फिर वैक्सीनेशन किस तरह से ज़्यादा होगा, ठीक है। हालांकि अब सबसे अच्छी चीज़ ये है कि प्रोडक्शन के लिए भी ज़्यादा हो गया है, प्रोडक्शन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्लस ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो भी अच्छे से की जा रही है। तो पैनिक मत होइए, अगर आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या किसी में भी इस तरह की किसी को भी कोरोना वायरस है, तो आप उसको ये चीज़ समझा सकते हैं, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस, इसमें से कौन सी डिसीजेज कोरोना वायरस से रिलेटेड है। मर्स, सर्स, बोथ ए एंड बी और नाइदर। ये जो मर्स और सर्स दोनों है ना, ये कोरोना वायरस से रिलेटेड हैं, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। देखिए, कोरोना वायरस मे कॉज इलनेस, कोरोना वायरस नॉर्मल कोल्ड की तरह ही है, कोई अलग नहीं है, कोल्ड की तरह ही है, बस थोड़ा सा अलग है। टू मोर अदर सीरियस डिसीजेस लाइक, एक इसकी जो डिसीज़ है वो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये इसके टाइप हैं, ठीक है। ये काफ़ी लोगों को पहले, मतलब कोरोना वायरस ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ही आया, इससे पहले भी आया, बट इतना ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था, इसमें लोगों की डेथ हो गई थी, 50% लोगों की काफ़ी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये जो कोरोना वायरस है उसी का टाइप है, ठीक है। कोरोना वायरस एक कोल्ड ही होता है, तो उसी का एक टाइप है जो अभी न्यू टाइप ऑफ कोरोना वायरस आया है अभी जो है, ठीक है। तो 1 ईयर से चल रहा है और इस बार इसकी सेकेंड वेव आई है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं, जैसे कि फीवर आ रहा है, कुछ लोगों को कोल्ड भी नहीं लग रहा, बट स्टिल कोरोना वायरस है, ठीक है। तो ये काफ़ी चेंजेस हैं इसमें।
ओके, अब यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।